Best attitude towards accounting with Pioneer. इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। अब अपन बात करेंगे बेटा एक कंपनी का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एक कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, सबसे पहले कंपनी कैसे बनेगी, तो नंबर 1 पहली स्टेप रहती है प्रमोशन। क्या उस कंपनी को प्रमोट करते हैं, क्या कहते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो वो कंपनी को प्रमोट कौन करेगा भैया, कौन सी, अब अपन बात कर रहे हैं पब्लिक लिमिटेड की। कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं बेटा, अपने सिलेबस में पब्लिक लिमिटेड। तो पब्लिक कंपनी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक पब्लिक कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहली स्टेप रहती है प्रमोशन, प्रमोट करना। तो कुछ व्यक्ति, कुछ फितरती लोग रहते हैं जिनके दिमाग में कुछ बिजनेस आइडिया आता है कि यार ऐसा बिजनेस करना है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही होती है। तो वो जो 2 3 4 5 व्यक्ति होते हैं इनिशियल स्टेज पे, वो रहते हैं कंपनी को प्रमोट करने वाले, है ना, और उनको बोला जाएगा प्रमोटर्स। क्या बोलेंगे, प्रमोटर्स। तो सबसे पहले कंपनी का फॉर्मेशन में प्रमोशन की बात आती है। प्रमोशन करने के लिए कुछ लोग इनिशियल स्टेज पे जो कंपनी को प्रमोट करते हैं वो कहलाएंगे प्रमोटर्स। प्रमोटर्स के दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है, उस बिजनेस आइडिया को कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहां करेंगे, कितना फंड रिक्वायर्ड होगा, कैसे मैनेज होगा, कैसे, ठीक है। तो सारे पॉइंट वो अपने दिमाग में जो चल रहा है, उन सारे पॉइंट को एक पेपर पे लेके आते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन ने बात करी थी पार्टनरशिप के अंतर्गत, तो पार्टनरशिप के अंतर्गत एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है जिसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वैसे कंपनी में 2 डॉक्यूमेंट रेडी होते हैं। जो भी आप बिजनेस करने वाले हो, क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, वो सारे रूल्स रेगुलेशन अपन उसके ऊपर ऑन पेपर कंसीडर करते हैं। तो वो सारे रूल्स रेगुलेशन में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रेडी होता है, कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंतर्गत जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट है जो हम पब्लिक को बताना चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम यहाँ करेंगे, हम वहां करेंगे, हमारा को फंड इतना रिक्वायर्ड होगा, वो सारे पॉइंट हम इसके अंतर्गत कंसीडर करते हैं। क्या आज मैं कोई बिजनेस करने जा रहा हूं, क्योंकि आपको जो कंपनी की परमिशन मिलेगी, आपकी कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होगा, आपकी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होगा, वो सारे पॉइंट देख के ही होगा, ठीक है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो हर प्रमोटर्स अपनी लिमिट वो खुद डिसाइड करता है, और वो लिमिट इसके अंतर्गत लिखेगा कि मैं क्या करने वाला हूं, हमारी कंपनी क्या करेगी, तो हमारी कंपनी ये काम करेगी। तो आपको उस काम के लिए परमिशन मिल रही है, आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन उस काम के लिए हो रहा है, फिर आप हटके कोई दूसरा काम नहीं कर पाओगे। तो ये डॉक्यूमेंट जब हम रेडी करते हैं तो बहुत सोच समझ के इसमें सारे पॉइंट कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए लिमिट बन जाएगी, एक बाउंडेशन बन जाएगी, आप उसके अगेंस्ट बाउंड हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप उसके बाहर कोई काम नहीं कर पाओगे। तो भैया मैं आज कोई बिजनेस प्लान कर रहा हूं, मैं एक फैक्ट्री डालूंगा रेडीमेड गारमेंट्स की, जहां मैं गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। तो मैंने अपना बिजनेस का तरीका बता दिया कि भैया मेरी कंपनी जो रहेगी वो गारमेंट्स में डील करेगी, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी। कहां करेगी, तो भैया इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जगह आपने डिसाइड करनी है, इस एरिया में हमारा बिजनेस रहेगा, ठीक है। आपको कितने फंड की जरूरत होगी, आप पब्लिक से कितने पैसे लगवाना पसंद करते हो, तो वो कैपिटल मैक्सिमम कितनी रहेगी वो भी आपने लिख दो कि भैया 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ हमारे को फंड रिक्वायर्ड होगा। वो मैक्सिमम फंड आपकी लिमिट बन गया, आप उससे बाहर जाके पब्लिक से पैसा ज्यादा नहीं ले पाओगे। क्लियर है ना। तो वो सारे पॉइंट अपन इसके अंतर्गत कंसीडर कर देते हैं और ये डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं जिसके अंतर्गत पूरी आउटलाइन रहती है आपकी, कि वो आउटलाइन के बाहर आप जाके कोई काम नहीं कर पाओगे। नंबर 2,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत कि वो जो आपकी टाइमलाइन बन गई है, बाउंडेशन बन गई है, जो लाइन बन गई है, उसके अंदर ही काम करोगे, उसके बाहर तो करोगे नहीं। अब वो इंटरनली मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे होगा? आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स कितने होंगे? मिनिमम 3 मैक्सिमम 15 के बीच में 4 5 7 वो आपने लिख दो। डायरेक्टर्स का सिलेक्शन कैसे होगा? क्या क्राइटेरिया रहेगा? डायरेक्टर्स कितने टाइम के लिए अपॉइंट होंगे? बीच में कोई डायरेक्टर्स कुछ गलत करता है तो हम उसको किस कंडीशन में हटा सकते हैं, ठीक है ना? उसकी जगह नया डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होगा? डायरेक्टर्स का रिम्यूनरेशन क्या होगा? उसको फीस देंगे, उसको सैलरी देंगे, क्या देंगे, कितनी देंगे, वो सारे पॉइंट आप इनके अंतर्गत। तो इंटरनल सिस्टम आपका कैसे मैनेज होगा, उससे रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशन आप बना लो, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत लेते हैं। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक, तो आपने क्या करना है, कहां करना है, कैसे करना है, ये सारे रूल्स रेगुलेशन आपने डिसाइड कर लिए। और कंपनी से रिलेटेड एक्ट अपने यहाँ पे बना हुआ था, कंपनी एक्ट 1956, जब कंपनी एक्ट इंडिया में फाउंड हुआ था। अब 2013 के अंतर्गत उस कंपनी एक्ट में मेजर अमेंडमेंट हुए हैं, तो अब हम उस कंपनी एक्ट को बोलेंगे कंपनी बिल 2013 या कंपनी एक्ट 2013। क्या बोलेंगे? कंपनी बिल, कंपनी एक्ट 2013 के नाम से अब जाना जाएगा। तो हमारी जो कंपनी है, हम कंपनी का जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, उस रजिस्ट्रार ऑफिस के अंतर्गत ये सारे डॉक्यूमेंट लेके वहां सबमिट करेंगे कि भैया हम भी बिजनेस करना चाहते हैं, हमारी कंपनी का नाम ये रहेगा, हम ये काम करेंगे, हम इस एरिया में करेंगे, हमारी कैपिटल इतनी होगी और इंटरनली ये मैनेज होंगे। आप देख लो सब कुछ सही है तो हमारे को आगे की परमिशन दो, ठीक है? तो कंपनी लॉ बोर्ड के रजिस्ट्रार ऑफिस के अंतर्गत हम जाके कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। और इस प्रोसेस को करने वाले कौन है? प्रमोटर्स। और अभी भी जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितना भी पैसा लग रहा है, जितने एक्सपेंसेस हो रहा है, यहाँ कुल मिला के भी एक्सपेंसेस ही लग रहा है, लीगल एक्सपेंसेस, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के, ये सारे एक्सपेंसेस जो है इनिशियल स्टेज पे प्रमोटर्स अपनी जेब से पे कर रहे हैं, ठीक है? यहां तक बात क्लियर हो गई? तो कंपनी का प्रमोशन करने वाले प्रमोटर्स, ये सारे लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होगी। मेजर ये 2 डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कर दिए। सब कुछ सही होगा तो आपको वहां बिल्कुल परमिशन मिल जाएगी। कुछ कमी होगी तो वो आपको बता देंगे, उसमें आप अमेंडमेंट कर दो, चेंज करके फिर उसको रीसबमिट कर देंगे अपन। तो अब हमारी कंपनी में ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद में हमको एक सर्टिफिकेट इशू होगा वहां से कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बराबर? तो प्रमोटर्स ने कंपनी के प्रमोशन की प्राइमरी स्टेज की जो काम होता है वो कंप्लीट कर दिया कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में। आज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो गई, आज कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। कंपनी अभी बनी नहीं है, अभी तो पहली स्टेप कंप्लीट हुई है कंपनी के प्रमोशन की, बराबर है? सर्टिफिकेट जैसे आपके पास आया हाथ में, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि हाँ साहब आपको परमिशन दी जाती है, आगे बढ़ो, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रमोटर्स हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये जो परमिशन मिली है, इसके बेसिस पे अगली स्टेप पे प्रमोटर्स पब्लिक के बीच में जाएंगे कि भैया देखो हमारा ये काम है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आप हमारे साथ पैसा लगाओ, हमारी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो, आप और हम उस कंपनी के मेंबर्स होंगे, हम मिलके ये काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम मिलके बांटेंगे। मतलब अब बात आती है पब्लिक के पास जाने की, ठीक है ना? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अंदर अपन कुछ छोटे से छोटे पॉइंट पे बात करते हैं। सपोज करो मैं छोटे फिगर ले रहा हूं, बड़े बड़े फिगर लेके शुरू में डराऊंगा नहीं आपको, ठीक है? छोटे छोटे फिगर, छोटे छोटे एग्जांपल, छोटी छोटी बातें अपन करते करते कि कब बड़ी कंपनी बना देंगे पता ही नहीं पड़ेगा। सपोज करो एक कंपनी को बिजनेस करने के लिए मैक्सिमम कैपिटल 5 लाख रुपए चाहिए। अब 5 लाख रुपए लेने के लिए अपन पब्लिक के पास जाएंगे, कैसे जाएंगे वो बात की बात है। पहले देखते हैं कि 5 लाख रुपए
अपन पब्लिक से जैसे बोलेंगे कि ये बिजनेस है, ये आइडिया है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो कई लोग अपने साथ जुड़ना पसंद करेंगे, अपने साथ पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। मेरे को भी एक कंपनी के प्रमोटर्स की पूरी जानकारी लगी, सारे पॉइंट मेरे को समझ में आए। मैंने कहा मेरी जेब में भी 2 रुपए पड़े हुए हैं, मैं भी लगाऊंगा। कोई आया मेरी जेब में भी 5 रुपीज है, कोई 9 रुपीज है, कोई 14 रुपीज है, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जितना उसके लिए कन्वीनियंट होगा उतना पैसा वो आपके साथ इन्वेस्ट करेगा। बिल्कुल सही बात है। किसी को हम बाउंड थोड़ी कर सकते हैं कि आपको इतने ही लगाना पड़ेगा, 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जिसकी जितनी इच्छा, जितनी कैपेसिटी, बराबर है ना। तो बात आती है शेयर्स। शेयर्स किसको कहते हैं? तो शेयर्स का मतलब होता है एक छोटा पार्ट उस कैपिटल का। तो हमारी कैपिटल 5 लाख है, हमने इस 5 लाख के छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए। पार्ट्स कर दिए मतलब उसके शेयर कर दिए, टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। और हमने हमारे एक पार्ट की, एक शेयर की वैल्यू डिसाइड करी 10 रुपीज। तो 5 लाख कैपिटल है, शेयर्स मतलब पार्ट ऑफ कैपिटल, और हमारे एक शेयर्स की वैल्यू हमने डिसाइड करी 10 रुपीज पर शेयर कि भैया हमारी कंपनी का एक शेयर 10 रुपीज का रहेगा। वो 10 भी हो सकता है, वो 15 भी हो सकता है, वो 20 हो सकता है, वो 50 हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे को डिसाइड करना है कि हमारी कंपनी में इस 5 लाख रुपीस के कितने पार्ट्स करेंगे हम, कितने शेयर करेंगे हम, ठीक है ना। तो हमने एक शेयर की वैल्यू डिसाइड करी 10 रुपीस, और वो 10 रुपीस जो है उस शेयर की फेस वैल्यू कहलाएगी। कौन सी वैल्यू कहलाएगी? फेस वैल्यू। अब 10 रुपीस का एक शेयर है और हमको चाहिए टोटल 5 लाख, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, हम 5 लाख रुपीस के छोटे छोटे पार्ट कर देंगे, और हमारे एक पार्ट की, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीस है। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, 50,000। मतलब हमारी कंपनी में 50,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीस। तो 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीस ईच, टोटल अमाउंट हो जाएगा 5 लाख। अब हम पब्लिक के पास जब जाएंगे तो हम कहेंगे यार हमारी कंपनी है और इसमें हमको इतने फंड की जरूरत है, आप जितना लगा सकते हो लगाओ, लेकिन वो जो आपका अमाउंट होगा वो 3 रुपीज, 7 रुपीज, 9 रुपीज, 14 रुपीज नहीं चलेगा। आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। मतलब हमारे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है। अब आपको कितना इन्वेस्ट करना है हमारे साथ पैसा आप डिसाइड कर लो, लेकिन वो 10 रुपीज के मल्टीपल में होगा। तो 50,000 शेयर्स है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीस है, टोटल 5 लाख रुपीस हमारे पास कलेक्ट होगा। अब जिसको जितना लगाना हो वो लगाए, बस वो 10 के मल्टीपल में। यहां तक बात क्लियर हो गई? बेटा अभी अपन ने बात करी थी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। जब हम कराने जाते हैं तो सबसे पहले हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमारी आउटलाइन डिसाइड करते हैं। तो उसमें एक मेजर पॉइंट होता है कि आपकी मैक्सिमम कैपिटल कितनी चाहिए आपको, आप पब्लिक से कितना पैसा लोगे ये बताओ पहले। तो वो जो मैक्सिमम कैपिटल होती है कंपनी की, वो मैक्सिमम कैपिटल होती है, उसको बोला जाता है अथॉराइज कैपिटल। कौन सी कैपिटल? अथॉराइज कैपिटल। उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है, कि जिसके बेसिस पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, और उसको नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है। तो मैंने भी आपको बोला कि हमारी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपीस की कैपिटल पे हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो अथॉराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, तीनों का मतलब यही है। मैक्सिमम 5 लाख, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीस ईच। तो हमारी कंपनी के 50,000 शेयर्स मैक्सिमम रहेंगे 10 रुपीस पर शेयर्स, टोटल अमाउंट रहेगा 5 लाख। इतना अमाउंट मैक्सिमम हम पब्लिक से ले सकते हैं कंपनी की लाइफ में। अब इनिशियल स्टेज पे आज बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आज मेरे को इतना बड़ा फंड रिक्वायर्ड नहीं है। आज तो मेरा काम थोड़े भी फंड से हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज मेरा काम जो है अभी 2-3-4 साल तक मेरे को मैक्सिमम 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। 2 लाख में मेरा काम हो जाएगा। तो अथॉराइज कैपिटल है 5 लाख, 50,000 शेयर्स 10 रुपीस ईच। लेकिन जरूरत नहीं है कि कंपनी अपने सारे शेयर्स फर्स्ट स्टेज पे एक साथ इशू कर दे। वो पार्ट में भी ईयर टू ईयर इशू कर सकती है। तो आज हमारी कंपनी ने 2 लाख रुपए के शेयर्स इशू करे, 20,000 शेयर्स 10 रुपीस ईच।
तो आज हमने पब्लिक को ऑफर दिया कि भैया अभी बिजनेस स्टार्ट करना है, इनिशियल स्टेज पे शुरू के 2-4 साल हमारा काम 2 लाख रुपए में हो जाएगा, 2,20,000 शेयर्स की आज हम इशू कर रहे हैं। इन फ्यूचर में जब भी फंड रिक्वायर्ड होगा, जब हम अगेन शेयर्स और इशू करेंगे रिमेनिंग, तो एट प्रेजेंट 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच हम इशू करेंगे और 2,000 फंड कलेक्ट करेंगे और बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। हमारा काम अभी है इनिशियल स्टेज पे हो जाएगा। तो ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्स टू मैक्स कैपिटल, लेकिन आप उसको पार्ट में भी स्टेप बाय स्टेप इशू कर सकते हो। ये जो ऑथोराइज कैपिटल है आपने एक लॉन्ग टर्म पर्पस से डिसाइड करिए कि इन फ्यूचर में जब हमारा बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पे हो जाएगा तो हमको मैक्सिमम फंड इतना रिक्वायर्ड होगा, बराबर है। अब बात आती है, अपन ने भी बात कही थी कि हमारी कंपनी का एक शेयर 10 रुपीज का है, तो इशू प्राइस क्या होगी। हम जब पब्लिक में ये शेयर इशू करने जा रहे हैं तो हम कितने में इशू करेंगे, तो इशू प्राइस, तो फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपीज, हमारी कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, ठीक है। हमारी मार्केट में रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, हमारे पुराने ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं, हमारी जो पुरानी कंपनीज है जिनमें लोगों ने पैसे लगाए थे वो बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है उनको, वो बहुत खुश है, चारों तरफ हरियाली खुशहाली है। तो अब हर व्यक्ति चाहता है कि हम जब भी कोई नई कंपनी बनाए तो हमारे साथ फंड वो इन्वेस्ट करे, हमारे साथ पैसा लगाए, उनको बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो हमने आज हमारी कंपनी के शेयर्स इशू करने की बात करी, तो हम शेयर्स इशू कौन कौन सी प्राइस पे कर सकते हैं। नंबर 1 इशू डेट पार। इशू डेट पार का मतलब होता है आपके शेयर्स की जो फेस वैल्यू है उसी वैल्यू पे आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो कि भैया 10 रुपए का शेयर है, आपको 10 ही देना है, 1 रुपया ज्यादा नहीं देना है, आप तो लगाओ 10 और एक शेयर दे, तो वो कहलाता है शेयर्स इशूड एट पार, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि हमको केवल 20,000 शेयर्स इशू करना है और हजारों लोग हमारे साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिमांड ज्यादा है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ ही चुके हो, डिमांड और सप्लाई का ही तो खेल है सब, ठीक है ना। तो अब डिमांड इतनी ज्यादा है, हमारी मार्केट में रेपुटेशन, हमारी गुडविल, हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली हम नई कंपनी आज लॉन्च कर रहे हैं तो हर व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहता है। हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, लाइन लगी है लोगों की खरीदने के लिए, तो हमने बोला कि भैया हम शेयर्स इशू तो करेंगे आपको, लेकिन ये 10 रुपीज का शेयर्स आपको 10 में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 12 रुपीज में। तो इसका मतलब हम हमारे शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, हमारे शेयर्स की इशू प्राइस है 12 रुपीज, तो हम 2 रुपए आपसे ज्यादा लेंगे। आपको पसंद हो, आपको लगता है कि आप जो पैसे लगाओगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, रिटर्न आपको मिलेगा, तो बस सामने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि यार ज्यादा भी दे रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं, ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा, तो लोग आपके साथ पैसा फिर भी इन्वेस्ट करेंगे। तो नंबर 2 इशू डेट प्रीमियम, तो वो जो 2 रुपीज आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो वो कहलाएगा प्रीमियम। क्या कहलाएगा बच्चा? प्रीमियम। तो एक कंपनी अपने शेयर्स को कौन कौन सी प्राइस पे इशू कर सकती है? नंबर 1 इशू डेट पार, नंबर 2 इशू डेट प्रीमियम, बराबर है। तो जितना भी आप सरप्लस लोगे वो प्रीमियम है। और कोई कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, लेकिन आज की डेट में मार्केट में लोग पैसा लगाना नहीं चाहते हैं, मार्केट में मंदी का दौर चल रहा है, ठीक है, और हमारे को शेयर्स इशू करना है, तो हम ऐसा भी ऑफर दे सकते हैं कि ये शेयर्स 10 रुपीज का है, आपको 10 रुपीज का ही मिलेगा, लेकिन आपको 10 रुपीज का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप अभी हमारे को 9 रुपीज ही पे कर दें, 1 रुपया हम छोड़ देंगे, डिस्काउंट। तो इशू डेट डिस्काउंट, तो इशू डेट पार मतलब 10 का 10 में, सरप्लस प्राइस में ज्यादा में इशू कर रहा है तो इशू डेट प्रीमियम, और कम में इशू कर रहा है तो इशू डेट डिस्काउंट, ठीक है। लेकिन कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 53, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 53, ये सेक्शन ये बोलती है कि अब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी। तो
कंपनी बिल, कंपनी एक्ट 2013 के पहले तो कंपनियां अपने से डिस्काउंट पे भी इशू करती थी, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में कोई भी कंपनी प्राइमरी स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे पब्लिक को जब भी शेयर्स इशू करेगी तो वो डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, कंपनी एक्ट बोल रहा है। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 53 तो अपन मान के चलेंगे कि कोई भी कंपनी अपने से डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी, बराबर है। तो 53 सेक्शन ने डिस्काउंट को गायब कर दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अब कोई भी कंपनी इनिशियल स्टेज पे पब्लिक में जब शेयर्स इशू करती है तो वो दो ही प्राइस पे इशू कर पाएगी, इशू डेट पार जितने का है उतने में, या इशू डेट प्रीमियम जितने का है उतने से ज्यादा में, बराबर है। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स सेक्शन 54 कंपनी एक्ट 2013 ये सेक्शन इस बात की परमिशन देती है कंपनी को कि आप अपने से डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो, लेकिन वो शेयर्स कौन से होंगे बेटा? स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है कि कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ऑफर देती है कि भैया आप ये काम करो, आपको हम इन फ्यूचर में ये शेयर्स इस रेट पे दे देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे हम एक ग्रुप को, कुछ पर्संस को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को, डायरेक्टर्स को हमारी कंपनी का 10 रुपए का शेयर्स 10 से कम पे भी दे देंगे और जो कम लेंगे वो डिस्काउंट, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम पब्लिक में शेयर्स इशू करेंगे तो वो डिस्काउंट पे नहीं हो सकते सेक्शन 53 कंपनी एक्ट 2013। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, सेक्शन 54 कंपनी एक्ट 2013, बराबर है। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट, इशू प्राइस 10 रुपीज पर शेयर्स। हमारी कंपनी का 10 रुपीज का शेयर्स हम 10 में इशू कर रहे हैं, मतलब इशू डेट पर ये आज हमारे बीच डिसाइड हो गया है। तो ये जो पैसा हम पब्लिक से लेंगे, क्या हम कैसे लेंगे? एक ही बार में लेंगे कि पार्ट्स में लेंगे? तो सबसे पहले हमने पब्लिक को बोला कि भाई जिनको भी हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना है वो हमारे पास आए, एप्लीकेशन दे और एप्लीकेशन के साथ में अमाउंट दे। तो इनिशियल स्टेज पे पब्लिक हमारे पास आएगी और हमारे को अप्लाई करेगी और अमाउंट पेड करेगी कि भैया मेरे को इतने शेयर्स दे रहा हो, भैया मेरे को भी दे रहा हो, भैया मेरे को इतने दे रहा हो, ठीक है कि नहीं। तो इनिशियल स्टेज पे क्या कोई भी कंपनी 100% अमाउंट जो शेयर्स की इशू प्राइस है वो एप्लीकेशन पे कलेक्ट कर सकती है? तो कि बिल्कुल सबसे बढ़िया तरीका होता है, और प्रैक्टिकली आज जितनी भी कंपनियां शेयर्स इशू करती है इसी अप्रोच को फॉलो करती है कि जितने शेयर्स इशू करना है वो सारे शेयर्स पे 100% अमाउंट आप इनिशियल स्टेज पे एप्लीकेशन के साथ अप्लाई करते समय पे करो और मैटर खत्म। या तो आपको शेयर्स अलॉट कर देंगे और नहीं तो आपका फंड, आपको अमाउंट आपका रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 100% अमाउंट 10 रुपीज का पूरा 10 रुपीज एप्लीकेशन पे कॉल किया जा सकता है। तो यस, क्या कोई कंपनी इस 10 रुपीज को पार्ट्स में भी ले सकती है क्या, इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकती है क्या? तो मे बी ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो एक कंपनी ने आज अपना शेयर 10 रुपीज में इशू करा, इनिशियल स्टेज पे उन्होंने ऑफर करा है कि जिन जिन को भी शेयर चाहिए अप्लाई करो और पर शेयर 3 रुपीज अभी पेड करो। तो वो जो पहला अमाउंट आएगा वो एप्लीकेशन मनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शेयर एप्लीकेशन मनी। वो 100% भी हो सकता है, वो पार्ट में भी हो सकता है। तो 100% हो गया तो मैटर ही खत्म हो गया। और यदि वो पार्ट में अभी हमने 3 रुपीज कॉल करने तो 10 में से 3 हमने एप्लीकेशन पे ले लिया। अब वो जो एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव हुई थी उनको हम शेयर अलॉट कर देंगे। तो जैसे हम शेयर अलॉट करेंगे, हमने उनको पहले ही बता दिया था कि 2 रुपीज आपको आफ्टर सम टाइम्स, इतने समय बाद और एक्स्ट्रा पे करना है।
तो वो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट मांगेंगे उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी। तो 10 रुपीस में से 3 रुपीस एप्लीकेशन पे ले लिया, 2 रुपीस अलॉटमेंट पे, अभी भी 5 हुए हैं। आफ्टर सम टाइम हम अगली इंस्टॉलमेंट आपसे और मांगेंगे और वो जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी उसको बोलेंगे कॉल मनी। तो आप 4 रुपीस और दे दें, तो ये 3 + 2 5 + 4 9 ही हुए अभी। तो उसके बाद में कुछ समय बाद और अगला अमाउंट मांगा जाएगा, वो कहलाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल। लास्ट अमाउंट जब होगा उसको अपन फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। तो आप शेयर्स का 100% अमाउंट एप्लीकेशन पे मांग सकते हो, बिल्कुल। तो अगर एप्लीकेशन पर 100% अमाउंट ले लिया तो मीटर खत्म हो गया। और अगर आपने 100% अमाउंट एप्लीकेशन पर नहीं लिया है, पार्ट में ले रहे हो, तो सबसे पहला अमाउंट एप्लीकेशन होगा। सेकंड स्टेज पे जितना अमाउंट आप कॉल करोगे उसको बोलेंगे अलॉटमेंट मनी। थर्ड स्टेज पे आप जो कॉल करोगे वो कहलाएगा फर्स्ट कॉल। और उसके बाद में भी कुछ अमाउंट रहता है तो फिर वो कहलाएगा सेकंड कॉल। तो मतलब कुल मिलाकर थर्ड स्टेज से कॉल चालू हो जाएंगे। हो सकता है 5 रुपीस आप मांग लो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 4 ही मांगे तो 1 रुपीस और बचा तो वो उसके बाद वाला कॉल होगा, उसको बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। तो फर्स्ट अमाउंट एप्लीकेशन 100% एप्लीकेशन पे रिसीव कर लिया, मैटर क्लोज। यदि अगर आपने 100% एप्लीकेशन पे रिसीव नहीं करा है तो एप्लीकेशन, सेकंड नंबर पे अलॉटमेंट, थर्ड नंबर पे कॉल एक या एक से ज्यादा भी। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। अगर अपन इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मांग रहे हैं तो इन हर इंस्टॉलमेंट के बीच में कम से कम 1 महीने का, 1 मंथ का टाइम गैप होना चाहिए। ठीक है ना। अगर अपन इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट कॉल करा है तो हर इंस्टॉलमेंट्स के बीच में 1 मंथ का गैप होना चाहिए। और जब भी अपन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेंगे एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल, तो 15 डेज पहले शेयर होल्डर्स को नोटिस पहुंचना चाहिए कि भैया आप ये पेमेंट हमें इतनी तारीख तक कर दें। तो टाइम गैप 1 मंथ का होना चाहिए और 15 डेज पहले नोटिस इशू होना चाहिए, मतलब वो ड्यू करना चाहिए। आगे बात समझ में। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। जब तक के लिए अलविदा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बी हैप्पी। थैंक यू।